मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो पूरा माहौल है, तमाम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ ढोल नगाड़े ही बज रहे हैं। ये है जेएनयू, क्योंकि आज है जेएनयू में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। यानी यहाँ पे आज ये जितने सारे प्रेसिडेंट हैं अलग अलग पार्टियों के, वो आपस में डिबेट करेंगे और जो ऑडियंस होगी वो चूज़ करेगी कि इलेक्शन के दिन वो किसे चूज़ करती है। यानी जवाहरलाल नेहरू में यूनिवर्सिटी जो है वो हर साल यहाँ पे प्रेसिडेंशियल डिबेट का एक जो पुराना रिवाज चलता आ रहा है वही आज दिन है। और एक दिन बाद यानी परसों 25 अप्रैल को यहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्शन होने वाला है। यानी अलग अलग पार्टी एबीपी, एनएसयूआई जो पार्टी है लेफ्ट की, आईसा, एसएफआई या फिर बापसा वगैरह, तमाम जो विंग्स हैं उनके जो स्टूडेंट यहाँ पे आ चुके हैं और कुछ ही देर में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो स्टार्ट होने वाला है। पिछले कुछ महीने पहले इन्होंने नेशनल फेलोशिप एसटी की बंद की है। ये इनका आदिवासियों का न्याय है। आज देश में जितना पानी लीक नहीं होता उससे ज्यादा हिंदुस्तान में पेपर लीक होता, और खास करके बिहार में। आज बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, उन पर ये वाटर कैनन चलाते हैं। पेपर लीक कर करके इन्होंने बिहार में पलायन और बेरोजगारी की स्थिति बद से बदतर कर दी है। इससे परे साथियों, कैंपस का हाल आपको कुछ मालूम है? सबका लेड, लेफ्ट लेड जेएनयूसी इस कैंपस में रह चुका है। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में एनओसी नहीं मिलती है। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में डीन नहीं है। 8 साल से प्रोविजनल डिग्री नहीं मिलती है, लोगों की नौकरी छूट जाती है। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की बिल्डिंग नहीं है, रीडिंग रूम नहीं है, एक जगह क्लास नहीं है, फीस लगातार बढ़ रही है। डॉर्मेट्री में फीस देने के बाद भी लोग सड़ रहे हैं। मैनेजमेंट की बिल्डिंग नहीं, हॉस्टल फीस अलग से लगती है, फैकल्टी नहीं मिलती है। संस्कृत के स्कूल को तो आपने कभी माना ही नहीं। साथियों, डिजास्टर रिसर्च की हालत उसके नाम से बदतर बन चुकी है। साइंस गुमनामी और बदहाली में जी रहा है। AIRF, CIF, एनिमल हाउस बदहाल है। साइंस के स्कूलों में स्पेस ऑक्यूपाइड है। ऑडिटिंग तक आप 8 साल से इंस्ट्रूमेंटेशन के नहीं करवा के उन्हें खाली तक नहीं करवा पाए। फंडिंग नहीं है। स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में कॉर्पस फंड आप 8 साल से टाइम पर दिला नहीं पाए। कंप्यूटेशनल सेंटर में कंप्यूटेशनल फैसिलिटीज नहीं है। हम साइंस के स्टूडेंट पेपर पब्लिकेशन के लिए फंड की जरूरत होती है, वो नहीं है। और तो और एक पेपर को जब डाउनलोड करना पड़ता है उसके लिए हमारे पास सब्सक्रिप्शन तक नहीं है। लेबर स्टडीज कोरियन जैसे सेंटर में आज तक जीआरएफ नहीं मिल पाई है, आपको याद रखिए ये बात। साथियों, एसएल में एनईपी को अगर कोई रोक सकता है तो वो हम हैं। हमारी काउंसिल ने कर दिखाया था साथियों। 2500 के एसएल वाले स्कूल में आज तक ऑडिटोरियम नहीं दे पाए। क्लासरूम की कमियां आज भी है। लैंग्वेज लैब होना ना होना एक समान है। कोर्स स्ट्रक्चर एसएल का पूरा सड़ चुका है, जिस पर कोई बात नहीं करता। साथियों, हेल्थ सेंटर की अगर मैं बात करूं तो साइकोलॉजिस्ट नहीं, एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं, एंटी वीमन नहीं, 24/7 खुलता नहीं। इसको पैरासिटामोल सेंटर घोषित क्यों नहीं कर देते हो आप लोग? साथियों, स्टूडेंट्स और यूथ को इस समाज के रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, और ये हम स्टूडेंट्स और यूथ की जिम्मेदारी है कि इस समाज में जो कॉन्करेंट इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, उस पे हम लोग चर्चा बहस करें। छात्र होने के नाते हम लोगों की यह भी जिम्मेदारी है कि हम हमारी शिक्षा और शिक्षा पे हो रहे हमले के ऊपर भी चर्चा करें। जेएनयू जैसे देश की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में जब हम छात्र सैकड़ों हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके आते हैं तो एक सपना हम लोगों के साथ होता है। बेहतर शिक्षा, बेहतर माहौल, एक बेहतर जिंदगी का सपना जो हम छात्र इस कैंपस में लेकर आते हैं, वो सपना तभी से डगमगाने लगता है जब स्टूडेंट्स को डॉर्मेट्री मिलती है जहां पे पंखा तक ठीक से नहीं चलता। इस तपती गर्मी में, गर्मी की दिन की बात तो छोड़िए, वो रात में भी चैन से नहीं बैठ पाते हैं। डिबेट डिस्कशन के जिस माहौल की बात कर रहे हैं, मच्छरों के साथ पहला डिस्कशन होता है उन लोगों का। पानी और वाईफाई जैसी बेसिक सुविधाएं उन स्टूडेंट्स को नहीं मिल पा रही है। हम स्टूडेंट्स अपनी जेब खर्च करके, हमारे बूते जो होता है उस खर्चे पे हम लोग डॉर्मेट्रीज में रह रहे हैं। आज डॉर्म्स की हालत इतनी बुरी है। साथियों, एक तरफ जहां रेजिडेंशियल स्पेस का ये हाल है, वही जब हम एकेडमिक स्पेस की बात करते हैं, डेप्रीवेशन पॉइंट पे जिस तरीके से अटैक हो रहा है, मार्जिनलाइज्ड एरिया से, पिछड़े इलाके से जो स्टूडेंट यहां पहुंच पा रहे थे, आज उनको सीमित कर दिया गया है।
एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम लोग बात करते हैं, ना हमारे पास लैब्स हैं, ना हमारे पास फंड्स हैं। एक टीचर 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ऑप्शंस इतने हैं। प्रॉपर टीचर्स जितने होने चाहिए उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एकेडमिक नॉन एकेडमिक स्टाफ का जो क्राइसिस हम लोग फेस कर रहे हैं वो बढ़ता ही जा रहा है। और जब एडमिन से सवाल पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब एडमिन से सवाल पूछा जाता है कि CSMCH के स्टूडेंट्स और एमटेक के स्टूडेंट्स की फेलोशिप को क्यों रोक दिया गया है, तो एडमिन के पास केवल एक जवाब होता है, फंड नहीं है। जब बोला जाता है लाइब्रेरी में सीट्स को एक्सपेंड कीजिए, तो फंड नहीं है। पब्लिकेशन जर्नल्स को एक्सेस करने के लिए फंड नहीं है। अरे जब फंड नहीं है तो फंड लेकर आइए। क्यों चुना है हमने इस एडमिन को? क्यों है ये एडमिन यहाँ पर? फंड की क्राइसिस को पूरा करने के लिए हेफा लोन का रास्ता अख्तियार करना, ये कौन सा रास्ता है? हेफा लोन जिसको स्टूडेंट्स की फीस के द्वारा वापस किया जाएगा। हम ऐसे आइडिया के साथ एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन में नहीं आए थे। आजादी आंदोलन के वक्त से ही हमारे देश के क्रांतिकारी मनीषियों ने ये बात कही है कि शिक्षा में जो फंड है वो सरकार की जिम्मेदारी है। फंड का पूरा खर्चा सरकार को वहन करना चाहिए और इंस्टीट्यूशंस की एकेडमिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करके रखना चाहिए। लेकिन हम उसके ठीक उल्टा देखते हैं। यूजीसी बोलती है पैसा चाहिए तो FYUP लेके आओ, पैसा चाहिए तो अपनी ऑटोनॉमी को दांव पे रखो, पैसा चाहिए तो ये करो और वो करो, लेकिन एकेडमिक ऑटोनॉमी को हर लिहाज से दांव पर रखो। साथियों, जब हम लोग फी हाइक की बात कर रहे हैं, हम लोग फंड कट की बात कर रहे हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि इस फंड कट से, इस फी हाइक से जो अफेक्ट होने वाला इंसान है वो इस देश का मजदूर और किसान है। आइंस्टाइन अपनी बात में कहते हैं कि जब भी दिन में मैं ये 100 बार सोचता हूं कि ये कपड़ा जो मैंने पहना है, ये खाना जो मैं खा रहा हूं, वो किसकी देन है? वो देन है इस देश के मजदूर किसानों की। लेकिन जो पीछे हट रहा है, जिसको शिक्षा नहीं मिल रही है, जिसको एक बेहतर क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं मिल रही है, वो भी इस देश का मजदूर और किसान है। साथियों, ये सवाल हमको पूछना पड़ेगा कि ये क्राइसिस जो एकेडमिक स्पेस की क्राइसिस है, शिक्षा को जो सीमित कर दिया जा रहा है चंद लोगों के लिए, फंड कट की जो प्रॉब्लम है, ये एकेडमिक प्रॉब्लम जो हम लोग फेस कर रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन की डेमोक्रेटिक स्पेस पे जो हमला है, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस जो लगातार इस कैंपस में बढ़ते जा रहे हैं, हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ये केसेस केवल JNU के केसेस नहीं है। ऐसी तमाम घटनाएं देश की तमाम यूनिवर्सिटीज में हो रही हैं। आप BHU का नाम लीजिए, आप गुजरात यूनिवर्सिटी का नाम लीजिए, आप अंबेडकर यूनिवर्सिटी का नाम लीजिए, आप जामिया, DU, आप गिनती भूल जाएंगे, लेकिन ये घटनाएं खत्म नहीं होंगी। ये हाल है और यही कारण है जिसने मजबूर किया है हम लोगों को जनता के आंदोलन में, शिक्षा के आंदोलन में आने के लिए। हमारे लोगों को लगातार इन्फोर्स कर दिया जाता है। अब्दुल नफे कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि PTI की प्रतिभाओं के साथ, बहुजन के लोगों के साथ वाइवा में भेदभाव होता है। पिछले 2 सालों का डेटा कहता है कि इस कैंपस में बहुजनों की सबसे ज्यादा सीटों को इन्फोर्स किया गया। एकलव्य का एक गांव इस JNU में भी बसता है, जहां मेरिट और अंग्रेजी के नाम पर द्रोणाचार्य मेरा अंगूठा काटने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस कैंपस में सबसे बुरी हालत माइनॉरिटी स्टूडेंट की है। पिछले 5 सालों में इनकी संख्या सारे सेंटरों में लगातार कम हो गई। समाजवादी छात्र सभा का कैंडिडेट होने के नाते मैं यह मांग करता रहूंगा कि माइनॉरिटी रिजर्वेशन इस कैंपस में लागू हो। जरूरत पड़े या ना पड़े, माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन पॉइंट की आवाज हम उठाना चाहते हैं। इस कैंपस में अगर हॉस्टल्स में वाईफाई है, अगर आपके सड़कों पे ई-रिक्शा है, तो इसके पीछे की जो मेहनत है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की है। मैं इस कैंपस के स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी कि कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें कि आपके सर के ऊपर आपकी छत गिर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें कि लाइब्रेरी में सीट है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें कि आपकी स्थिति इस कैंपस में इसमें रोटी मिलती है कि नहीं, MCM टाइम पे आता है कि नहीं, आपकी स्कॉलरशिप टाइम पे आती कि नहीं। हम देखते हैं कि
तरह से पीएचडी वाइवा में सोशल बैकग्राउंड पे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। हम देखते हैं किस तरह से फैकल्टी में जो फैकल्टी अपॉइंटमेंट्स हैं उनमें लोगों के सोशल बैकग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। इस कैंपस में आप देखिए, ये लोग यहाँ पे फंड्स की बात करते हैं। ये जेएनयू की लेगेसी रही है कि स्टेट में हॉस्टल्स की बात हुई है। ये जेएनयू की लेगेसी रही है कि डेप्रिवेशन पॉइंट्स की बात हुई है। ये लोग बोलते हैं हम फंड्स की बात नहीं करते। अरे तुम्हारी सरकार है, जाके मांगो फंड्स। हम देख रहे हैं इस कैंपस में वी डोंट हैव फंड्स वाली ये सरकार हेफा से लोन लेकर आती है। आप कहीं भी चले जाइए, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग चले जाइए, आप साइंस स्कूल चले जाइए, करप्शन के सिवाय इन्होंने किया क्या है? हमें मिलती है टूटी फूटी दीवारें, टूटी हुई सड़कें। अगर हम रीडिंग रूम में जाते हैं तो किताबें नहीं है, स्टेडियम में जाते हैं तो लाइट नहीं है। क्या बात करते हैं ये लोग? साथियों, इन्होंने हमारे स्कॉलरशिप के साथ क्या किया? हम यहाँ पे हमारे पैर में छाले पड़ गए, लेकिन हमारा एमसीएम नहीं बढ़ा। इन्होंने क्या किया सिंगल गर्ल चाइल्ड के साथ? इन्होंने क्या किया मानव जैसे स्कॉलरशिप के साथ? क्या किया साथियों इन लोगों ने? हम यहाँ पे खड़े हैं, हम देख रहे हैं। अरे आप हैकल ही कर सकते हैं, आपसे कोई सही काम तो होगा नहीं। मुझे आपसे कोई उम्मीद भी नहीं है। साथियों, इस कैंपस में पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स का एक्सेसिबिलिटी कितना है? कितने मुद्दे उन पे उठाए जाते हैं? एआईआरएफ का रिसर्च फैसिलिटी है, उस पे जेएनयू 300 रुपए और जीएसटी एक्स्ट्रा चार्ज करता है। आईआईटी में वही काम 10 रुपए में होता है। जो साइंस स्कूल के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है उनको कितनी प्रॉब्लम आती है रिसर्च करने में, और ये एडमिनिस्ट्रेशन उनको मजबूर कर देता है कि वो अपने जेब से पैसा निकाल कर अपना रिसर्च फंड करे। और ये इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। ये वीसी अपने 5 स्टार महल में रहने वाली बोलती है कि मैं इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी की वीसी हूँ। पर दोस्तों, आप खुद ही जाके एक बार एक रीडिंग रूम की, एक हॉस्टल की, कैंपस में किसी भी बिल्डिंग की हालत देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। साथियों, ये संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चाहता नहीं है कि कैंपस में सवाल पूछे जाएं। वो चाहता नहीं है ये सवाल पूछा जाए कि एमसीएम क्यों 2000 है, क्यों लगातार लाइब्रेरी की छत गिर रही है, क्यों पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए कैंपस इनएक्सेसिबल है, क्यों हमारे पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स को लगातार डॉग बाइट का इशू हो रहा है। साथियों, लगातार हमारी यूनिवर्सिटी में फंड कट हो रहा है, एकेडमिक एक्सपेंडिचर आधा हो चुका है, स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड का बजट 15 करोड़ हुआ करता था 10 साल पहले, वो महज 3 करोड़ 80 लाख रह गया है। साथियों, मैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के बारे में बात करना चाहूंगा। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स 70,000 रुपए की फीस दे रहे हैं और हम सब बाकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स 200 रुपए में पढ़ रहे हैं। वो एक ऐसी बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं जहां पर जिसको बिल्डिंग कहना भी मजाक होगा। जिस तरीके से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत है, आज हमारे इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में पढ़ने वाले दोस्तों को देखिए, जिस तरीके से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है। ऑडियंस प्लीज सेटल डाउन। चांसलर को 1 मिनट का वक्त नहीं मिलता है तो हमारे एसओई के दोस्तों से मुलाकात करें, लेकिन उसी वाइस चांसलर को आरएसएस के मुख्यालय का उद्घाटन करने का वक्त मिलता है। साथियों, इस कैंपस में जो आज साइंस के लैब की हालत है, सही से लैब में इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलता है, सही से लैब में केमिकल्स अवेलेबल नहीं है, और इस एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी चिंता नहीं है। जहां पर हम देख रहे हैं कि इसी फंड कट के खिलाफ जमीन के आंदोलन को तेज करते हुए हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने हमें दिखाया है कि किस प्रकार से जमीन के आंदोलन को मजबूत किया जा सकता है। जब इस कैंपस में 100% अटेंडेंस की पॉलिसी लाई गई, जब इस कैंपस में 100% अटेंडेंस की पॉलिसी लाएगी तो वो जेएनयू का जिद था जो उसको वापस करवाया। जब इस कैंपस में 2019 में फ्री हाइक लाने की कोशिश की गई तो वो जेएनयू का जिद था जो फ्री हाइक के प्रपोजल को वापस करवाया, और उसी जेएनयू के जिद का एक प्रतिबिंब बनकर मैं आपके सामने खड़ा हूं और आप सभी लोगों से अपील करता हूं। इस कैंपस में जेएनयू को दोबारा लाने के लिए स्ट्रगल किया जाएगा। मानव को जो खत्म कर दिया गया है उसके लिए एक मुकम्मल लड़ाई लड़ी जाएगी। जो महिलाएं स्कॉलर इस कैंपस में पढ़ती है उसको सिंगल सीटर अलॉट नहीं किया जाता है, इंश्योर किया जाएगा कि उसको जल्द से जल्द दूसरे साल तक इस कैंपस में सिंगल सीटर अलॉटमेंट मिलेगा। आने वाले जेएनयू इस बात को इंश्योर करेगा कि इस कैंपस में 1000 सीट वाला रीडिंग रूम खोला जाएगा जो पूरे के पूरे जेएनयू को मिलेगा।